गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आज आपको रदरफोर्ड प्रकीर्णन के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछली क्लासों में या पिछले आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय बलों के अधीन गति करने वाले पिंड के मार्ग के अध्ययन द्वारा पिंड की स्थितिज ऊर्जा की दूरी r पर निर्भरता या बल का नियम ज्ञात किया जा सकता है। अब हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था उसकी हम एक समीकरण को काम में लेंगे जिसे हम ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं, और इसको मैंने इस आर्टिकल में या इस टॉपिक पर मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू E इज द टोटल एनर्जी minus J square upon 2mr square. This is the energy due to the central forces, and 1 upon 2m dr upon dt whole square. It is a kinetic energy, because this J is equal to mr square d theta upon dt is the angular momentum of a particle. So here we have put U is equal to 1 upon r. So after simplifying this, du upon d theta is equal to minus 1 upon r square dr upon d theta, or by multiplying and dividing by m, so it is equal to minus m upon mr square dr upon dt and dt upon d theta, and that is equal to minus of m upon j dr upon dt. So that dr upon dt is equal to, directly we can write down j upon m du upon d theta. So after substituting the value of this dr over dt over here, so this u is equal to E minus j square u square upon 2m minus j square upon 2m du upon d theta whole square, and it is represented by equation number 2. This equation number 2 is, ये जो समीकरण 2 है ये कक्षीय गति में या कक्षीय गति के समीकरण में u इज इक्वल टू u थीटा के ज्ञान से कण की स्थितिज ऊर्जा u की दूरी पर निर्भरता को ज्ञात किया जा सकता है। परंतु परमाणु कणों के लिए जिनके गति का मार्ग व्यवहारिक रूप से हम नहीं देख पाते हैं, उनमें उपरोक्त समीकरण के द्वारा कण की स्थितिज ऊर्जा या कण की गतिज ऊर्जा के मध्य अन्योन क्रिया का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक अन्य विधि का हम उपयोग करते हैं, जिस विधि को हम प्रकीर्णन विधि कह देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक हल्का परमाणविक कण जो होता है वो किसी स्थिर भारी कण से उसकी हम संघात कराते हैं। जब तक कण स्थिर कण के प्रभाव में नहीं आता है तब तक कण एक सरल रेखा में गति करता है, लेकिन जैसे जैसे हल्का कण स्थिर कण के प्रभाव में या अन्योन क्रिया में के क्षेत्र में आता है तो कण डिफ्लेक्ट होना प्रारंभ कर देता है, कण विक्षेपित होना प्रारंभ कर देता है। गतिमान कण स्थिर कण के निकटतम दूरी तक पहुंचकर प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, जिसके कारण स्थिर कण के प्रभाव क्षेत्र से दूर चला जाता है। नॉर्मली कण के संघात के पश्चात गति की दिशा प्रारंभिक दिशा से भिन्न हो जाती है। इस स्थिति को कण का प्रकीर्णन कहते हैं। इन दोनों दिशाओं का कोणीय अंतर प्रकीर्णन कोण कहलाता है। प्रकीर्णन कोण गतिशील कण की गतिज ऊर्जा और स्थिर कण की अन्योन क्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे पहले इस विधि का उपयोग वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने किया था और परमाणविक नाभिक की खोज के लिए किया था। रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया था अपने परमाणविक खोज में कि जब अल्फा कण किसी लार्ज स्केल एंगल पर स्कैटरिंग करता है परमाणुओं में स्थित, जब भी कोई परमाणुओं में स्थित इन आवेशों के कूलाम्बी प्रतिकर्षी अन्योन क्रिया के द्वारा होता है, और धन आवेश का लगभग 10⁻⁻14 मीटर व्यास के नाभिक के रूप में परमाणु के केंद्र पर केंद्रित रहता है, नाभिक के केंद्र पर केंद्रित रहता है एक धनावेश के रूप में, और उस धनावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन समान रूप से गति करते हैं। इनके द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन नगण्य होता है। लेकिन रदरफोर्ड प्रकीर्णन का सिद्धांत जो है वो कुछ बेसिक अभिग्रहितों पर आधारित है। ये उसके अभिग्रहित है कि परमाणु का धनावेश उसके केंद्र पर अत्यल्प आयतन में केंद्रित होता है, और उस को हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अल्फा कणों के द्रव्यमान की तुलना में जो स्कैटरर है, प्रकीर्णक नाभिक बहुत ज्यादा भारी होता है। वह कणों के संघात से नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तीसरा पोस्टुलेट अभिग्रहित कंसीडर किया था, प्रकीर्णन केवल अल्फा कण तथा नाभिक के प्रतिकर्षी कूलम्बीय आयनन क्रिया के कारण ही होता है। परमाणु में जो अन्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनका प्रभाव नगण्य होता है। एक और उसका अभिग्रहित है, नाभिक और अल्फा कण बिंदु मात्र होते हैं। अब हमने यह कंसीडर किया कि जो हमारा प्रकीर्णक नाभिक था, मान लो उसकी परमाणु संख्या Z है और नाभिक में आवेश कितना हो जाएगा उस स्थिति में Ze, और अल्फा कण पर आवेश कितना है +2e। नाभिक और अल्फा कण के मध्य कार्यरत कूलाम प्रतिकर्षी बल जो है उसको हम निकाल सकते हैं, F = k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप से, इट इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर r कैप, वेयर k इज इक्वल टू 2k Ze स्क्वायर। कैपिटल K इज इक्वल टू 1 इन CGS पद्धति, CBS system, and k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is equal to 9 into 10 to the power 9 in MKS system, and r is the distance between the two particles at any time. Now the potential energy U is equal to minus integration from infinity to r f dot dr, that is equal to k upon r, as we have substituted already that U is equal to ku, where U is equal to 1 upon r. तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। अब हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास जो कण है, अल्फा कण जो है वो अनंत पर स्थित है। अनंत से अल्फा कण इस पीओ दिशा की ओर विवेक से गति कर रहा है। कण की प्रारंभिक ऊर्जा जब कण नाभिक के प्रभाव में नहीं है, अर्थात उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। कण की जो कुल प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा ही होगी। So कुल एनर्जी, कुल टोटल ऊर्जा ऑफ द पार्टिकल इन एट द इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर। m किसका लिया हमने? अल्फा कण का द्रव्यमान लिया। अब हमने यहाँ समीकरण जो 4 थी हमारे पास, u इज इक्वल टू 1/r, यहाँ से हमने u का मान समीकरण 2 में रखा, तो k u इज इक्वल टू e माइनस जे स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2m माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2m du अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, या हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, du अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन जे स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट e माइनस ku। इसको हमने समीकरण 6 के द्वारा व्यक्त कर दिया। अब हमने कहा कि यदि हमारे पास यहाँ पर यदि अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा पीओ पर नाभिक न्यूक्लियस नाभिक की स्थिति से एक लंब यदि हम nm डालते हैं, तो यह लंब दूरी b संघात प्राचल या इम्पैक्ट पैरामीटर के बराबर होती है। इसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इसलिए यदि हम n के सापेक्ष अल्फा कण का कोणीय संवेग निकालें, तो कोणीय संवेग J इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? mv and the perpendicular distance, v is v0 at the initial state, perpendicular distance is b, so J is equal to mv0 v हम लिख सकते हैं यहाँ पर। This is the angular momentum of alpha particle with respect to n, J is equal to mv0 b। J is equal to समीकरण 5 से, समीकरण 5 को एक बार फिर से देख ले। समीकरण 5 क्या कहता है? E is equal to 1/2 m0 v स्क्वायर। समीकरण 5 से हमने लिख दिया J is equal to b अंडर द रूट 2me। यह मान हमने समीकरण 6 में रख दिया, और समीकरण 6 में जब हमने यह मान रखा तो हमारे पास क्या आ गया? du अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर माइनस 2u अपॉन p, और p is equal to 2eb square e upon k। Simplifying this equation, du upon d theta whole square is equal to 1/b square minus 2u upon p minus u square, that is equal to 1/b square plus 1/p square minus 1/p plus u whole square, and finally this du is equal to, इस टर्म को हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, ये इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले गए और हमने दोनों तरफ से अंडर रूट ले दिया। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। आफ्टर इंटीग्रेशन वील गेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। सो u प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर टू द पावर 1/2 cos theta, as we know cos of minus theta is equal to cos theta. So after simplifying this, up plus 1 is equal to p square upon b square plus 1 to the power 1/2 cos theta. Suppose we consider let epsilon is equal to p square upon b square plus 1 to the power 1/2
या p is equal to p under the root epsilon square minus 1. So directly we can write on up plus 1 is equal to epsilon cos theta. As 1 upon u is equal to r, so r is equal to p upon epsilon 1 minus epsilon cos theta minus 1. ये जो हमारे पास समीकरण है ये हाइपरबोला का होने के कारण प्रतिकर्षी केंद्रीय बल के अधीन गतिमान कण का पथ अतिपरवलयिक होता है. आप देखिए दिस इज द अतिपरवलय, यह है हमारे कण का अतिपरवलयिक पाथ है. So we can prove this here. Now we consider the relationship between the impact parameter and the scattering angle. हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी समीकरण 11 r is equal to p upon epsilon cos theta minus 1, इसमें यदि हम epsilon cos theta को 1 रख देते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 0 minus 0 1 minus 1 infinity हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड r is equal to infinity हो जाएगा. इस त्रिज्य सदिश को हम अनंत स्पर्शी कहते हैं, एसिम्प्टोटिक कहते हैं. ये त्रिज्य सदिश अल्फा कण की प्रारंभिक और अंतिम त्रिज्य दिशाएं होती है. समीकरण 11 से जो हमारे पास प्रदर्शित वक्र से यदि सममित अक्ष NOx के सापेक्ष इन अनंत स्पर्शियों के कोण क्या होंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन एप्सिलॉन. चूंकि अल्फा कण का प्रारंभिक एवं अंतिम त्रिज्य दिशाओं के मध्य बना कोण प्रकीर्णन कोण फाई कहलाता है. इसलिए फाई इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहां पर I'm sorry. So phi is equal to pi minus 2 theta naught. Once again I have to, this is equal to, in this direction this is phi, so phi is this angle phi, so this phi angle is this whole angle is 180. This is theta naught, this is theta naught, so this angle is 1 phi, so phi is equal to 180 minus 2 theta. So 10 phi by 2 is equal to 10 of pi by 2 minus theta naught, that is equal to cot theta by theta naught. 10 phi by 2 is equal to cos theta naught upon under the root 1 minus sin cos square theta naught. This is equal to 1 upon epsilon upon under the root 1 minus 1 upon epsilon square. और 10 phi by 2 is equal to 1 upon under the root epsilon square minus 1. एप्सिलॉन का मान रखा, so 10 phi by 2 is equal to b upon p. p की वैल्यू रखी, so b is equal to k upon 2e. cot phi by 2 is equal to 2ze square upon 2e 4 pi epsilon naught cot phi by 2. So this is the picture in which we are showing the relationship or change in the scattering angle with respect to impact parameter. यदि मान लो हमारे पास m नॉट, m, v नॉट और z नियत है, तो जैसे जैसे संघात पैरामीटर b का मान बहुत अधिक मान से 0 तक कम होता है, प्रकीर्णन कोण फाई का मान 0 से 180 डिग्री तक परिवर्तित हो जाता है. आप देखिए ये हमारे पास यहाँ पर रहा है, फिर यहाँ पर कम हो रहा है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया और कण सीधा ही वापस लौट गया. यदि अल्फा कण नाभिक से सीधे संघात करता है अर्थात v इज इक्वल टू 0 है, तो प्रकीर्णन कोण का मान 180 होगा. इन दिस फिगर यू कैन ऑब्जर्व इट. तो अर्थात अल्फा कण जिस दिशा में लौटेगा उसी दिशा से आकर नाभिक के साथ संघात करेगा. नाउ वी कंसीडर द स्कैटरिंग. सपोज हमने कंसीडर किया कि हमारे पास टी मोटाई की धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कण लंबवत संघात करते हैं. पन्नी में हमारे पास प्रतीकांक आयतन परमाणुओं की संख्या n है. समीकरण 12 जो था हमारे पास, यू कैन अगेन ऑब्जर्व दिस इक्वेशन नंबर 12, b इज इक्वल टू 2ze स्क्वायर अपॉन 2e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉट ऑफ फाई बाई 2. तो यहाँ पर इस समीकरण से स्पष्ट है कि संघट की प्रारंभिक दिशा से फाई या फाई से अधिक कोण पर प्रकीर्णन धातु की पतली पन्नी द्वारा तभी होता है जब अल्फा कण का संघात पैरामीटर 0 और b के मध्य हो. किसी विशिष्ट दिशा में प्रकीर्णन के लिए त्रिज्या b तथा मोटाई t के संघट दिशा को एक अक्ष मानते हुए खींचे गए बेलन में निहित सभी कणों का संघात पैरामीटर b या b से कम होता है. अतः अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा से लंबवत दूरी अर्थात संघात प्राचल b
या बी से कम होने पर अल्फा कण से संगत करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? n पाई बी स्क्वायर इंटू टी। फाई या पाई से अधिक कौन से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की प्रायिकता कितनी होगी? n पाई बी स्क्वायर टी। बी का मान रखा, सो f इज इक्वल टू पाई n टी के स्क्वायर अपॉन 4e स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई अपॉन 2। फाई तथा फाई प्लस डी फाई कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की प्रायिकता df इज इक्वल टू कितनी होगी? पाई n टी के स्क्वायर अपॉन 4e स्क्वायर कॉट फाई बाई 2 का sec स्क्वायर फाई बाई 2 डी फाई। यदि एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर संगत करने वाले अल्फा कणों की संख्या n है, तो फाई और फाई प्लस डी फाई कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या कितनी होगी? dn इज इक्वल टू n df। सब्स्टिट्यूट कर दिए df की वैल्यू, सो दिस इज आर dn इज इक्वल टू पाई कैपिटल N स्मॉल n टी के स्क्वायर अपॉन 4e स्क्वायर कॉट फाई बाई 2 कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 डी फाई। यदि धातु की पन्नी के समांतर एक पर्दा इस प्रकार रख दे कि प्रकीर्णन कोण फाई की दिशा में पन्नी से पर्दे की दूरी r हो, तो इस चित्र के अनुसार dn कण पर्दे के कौन से क्षेत्रफल पर आपतित होंगे? 2 पाई r साइन फाई डी फाई, r डी फाई। अतः पर्दे के एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले अल्फा कणों की संख्या dn डैश इज इक्वल टू dn अपॉन 2 पाई r साइन फाई इंटू r साइन फाई, और dn डैश इज इक्वल टू dn का हमने मान रख दिया यहाँ, और हम जानते हैं साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन फाई बाई 2 cos फाई बाई 2, सो dn डैश आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n t के स्क्वायर अपॉन 16 r स्क्वायर e स्क्वायर cosec 4 फाई बाई 2, and this equation is represented by equation number 15 and it is known as the Rutherford प्रकीर्णन सूत्र। It is known as the Rutherford scattering formula। इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि फाई दिशा में प्रकीर्णित होकर पर्दे के एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण के कोसेक के चतुर्थघात, धातु की पन्नी की मोटाई प्रति एकांक आयतन प्रकीर्णक परमाणुओं की संख्या n तथा प्रकीर्णक परमाणुओं के नाभिक के आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गाइगर और मार्शलैंड ने प्रायोगिक परीक्षणों के द्वारा भी इसकी सत्यता को सिद्ध किया था। अब हम कंसीडर करेंगे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हम जानते हैं कि किसी भी निश्चित दिशा में प्रति एकांक घनकोण व एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या तथा आपतित कणों की तीव्रता का अनुपात प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहलाता है। आपतन की दिशा के लंबवत एकांक काटर क्षेत्र से एकांक समय में गुजरने वाला कणों की संख्या आपतित कणों की तीव्रता कहलाती है। सो प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा फाई साई इज इक्वल टू प्रति एकांक घनकोण प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या अपॉन आपतित कणों की तीव्रता। चूंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय बल क्षेत्र में आपतन दिशा के सापेक्ष सममित होती है, अतः फाई व फाई प्लस डी फाई दिशाओं के मध्य घनकोण कितना हो गया? डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन फाई डी फाई। सो सिग्मा डी फाई इज इक्वल टू डी ओमेगा घनकोण में प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या अपॉन आपतित तीव्रता। चूंकि फाई और फाई से फाई प्लस डी फाई के मध्य प्रकीर्णन कोण के लिए संघट प्राचल बी व बी माइनस डी वी के मध्य होगा, इस प्रकार त्रिज्या बी व मोटाई डी बी की वलय का एनालस का क्षेत्र प्रकीर्णन नाभिक द्वारा फाई व फाई प्लस डी फाई कोण के मध्य प्रकीर्णन के लिए प्रभावी लक्ष्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बी व बी माइनस डीवी के मध्य संघट प्राचल वाले आपतित कणों की प्रति एकांक समय संख्या कितनी हुई? dn इंटू 2 पाई n b इंटू डी बी। यही संख्या फाई से फाई प्लस डी फाई के मध्य डी ओमेगा घन कोण में प्रकीर्णित कणों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात dn इज इक्वल टू सिग्मा डी ओमेगा और n सिग्मा डी ओमेगा सब्सटीट्यूट कर दिया। सो 2 पाई n सिग्मा साइन फाई डी फाई। सो 2 पाई n b डी बी इज इक्वल टू 2 पाई n सिग्मा साइन फाई डी फाई। सो सिग्मा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन फाई डी बी अपॉन डी थीटा। हम जानते हैं कि प्रकीर्णन कोण फाई व संघट प्राचल बी में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? बी इज इक्वल टू के अपॉन 2e कॉट थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी बी अपॉन डी फाई इज इक्वल टू के अपॉन 2e 1/2 कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 और सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 बी साइन फाई
k अपॉन 2e cosec स्क्वायर 5/2 और सिग्मा इज इक्वल टू k अपॉन 2e होल स्क्वायर cot 5/2 cosec स्क्वायर 5/2 अपॉन 2 sin 5/2 cos 5/2 और इट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 k अपॉन 2e होल स्क्वायर cosec 4 5/2। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए हमें मालूम है k इज इक्वल टू क्या होता है ZE इंटू 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा इज इक्वल टू k स्क्वायर Z स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन mv नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर cosec 4 5/2। सिग्मा जो है यहाँ पर फाई और साई का, फाई इज इक्वल टू 0 से पाई तक का, व साई का 0 से 2 पाई तक समाकलन कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा टी कहलाता है। अतः सिग्मा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स सिग्मा फाई साई डी ओमेगा, और सिग्मा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाहर ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई तक, 0 से 2 पाई तक, और इन द नेक्स्ट उसमें 0 टू पाई सिग्मा साइन फाई डी फाई। सिग्मा फाई साई को अवकलनी प्रकीर्णन परिक्षेत्र डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। So this is all for today. So it's complete your chapter केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। Thank you.